हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत कुमार है। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, जो इंट्रो वीडियो था, कि मैथ्स का क्लास चंदन सर लेंगे और पूरा 11th-12th का कोर्स कंप्लीट कराएंगे फॉर जेई एग्ज़ाम एज वेल एज जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम है। सिमिलरली फिजिक्स वाला पोर्शन मैं कराऊंगा। मैंने भी सेम कॉलेज से बीटेक किया है जहाँ से सर किए हैं, दैट इज़ NIT कैलीकट। हम 2014 पास आउट हैं। तो अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि वो बोर्ड सेंट्रिक वीडियो है या जेई मेन सेंट्रिक है या नीट सेंट्रिक है या एडवांस सेंट्रिक है। हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत जो हो वो एकदम ज़मीनी स्तर से हो, जैसे कि बोर्ड के ज़रूरत को भी हम पूरा करें, IIT जेई मेन के ज़रूरत को भी पूरा करें, नीट के ज़रूरत को भी पूरा करें, और आखिरी में जब हमको बाउंड्री स्ट्रेच करना होगा तो आखिरी के कुछ वीडियोज़ में हम आपको जे एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमको पढ़ाना फिज़िक्स है, लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए बहुत सारे गणित का ज़रूरत होता है, बहुत सारे मैथ्स का ज़रूरत होता है। वो मैथ्स जो 10th तक आप पढ़ें उसके अलावा भी बहुत सारे मैथ्स का ज़रूरत होता है। जो 11th-12th का फिज़िक्स है उसमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे हैं जो 10th तक पढ़ाया नहीं गया है। 11th और 12th में जो बच्चे मैथ्स ऑप्ट करेंगे उन बच्चों को 11वीं-12वीं में धीरे धीरे वो सारा मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है या वेक्टर है, ये सब 11th और 12th में धीरे धीरे करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब हम फिज़िक्स पढ़ा रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डे 1 से ही हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स, लेकिन काइनेमेटिक्स में शुरुआत में ही हमको वेक्टर का ज़रूरत है। वेक्टर एक मैथ्स का चैप्टर है जो कि 12th क्लास में पढ़ाया जाता है और नीट के बच्चों को तो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वेक्टर का जो ज़रूरत का सामग्री है मैथ्स में वो सब हम आपको पहले बता दें। सिमिलरली काइनेमेटिक्स में आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ज़रूरत होगा। ये आपको पहला चैप्टर फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही होगा। मैथ्स में 12th क्लास के बच्चों को शुरुआत में पढ़ाया जाता है, 12th के शुरुआत में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। जो नीट के बच्चे हैं उनको तो कभी मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, तो उनको ऑफिशियली कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्लास नहीं होगा। लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत होगा, तो ये फिजिक्स के टीचर की जिम्मेदारी है कि फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो वेक्टर है या डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है या लोगैरिथम एक चैप्टर है, इन सब चैप्टर में जो काम का मैथमेटिक्स है जो कि फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ेगा वो बता दें। इसीलिए हम हैं तो फिज़िक्स के टीचर, लेकिन जो शुरुआत में हम पढ़ाएंगे वो फिज़िक्स आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स। इसका मतलब हुआ कि फिज़िक्स में जो शुरुआत में हमको मैथमेटिक्स का ज़रूरत है वो सब चीज़ पढ़ना। इसमें हम लोग मुख्यतया 3 चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। एक होता है वेक्टर, ये गणित का चैप्टर है, मैथ्स वाले बच्चों को आराम से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम तकरीबन 12 घंटा व्यतीत करेंगे वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th में बच्चे कैलकुलस पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है हमको। लेकिन अभी हम आपको उतना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे जितना का आपको फिज़िक्स में ज़रूरत होता है। तो ये डिफरेंशिएशन भी हम लगभग 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन भी लगभग 3 या 4 लेक्चर में, 3 या 4 घंटे में ख़त्म करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन। तो ये वेक्टर चैप्टर है जो कि हम लोग शुरू करेंगे। अभी शुरू करने वाले हैं हम लोग वेक्टर चैप्टर। ठीक है, क्या स्टार्ट किया जाए? ठीक है। देखो यार, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो ज़रूरत होगा वो होगा, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप 10वीं पास होंगे। 10वीं में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है वो आपको मालूम होगा, या ज्योमेट्री जो होता है वो आपको
मालूम होगा, उससे ज़्यादा कॉस थीटा साइन थीटा इन सब चीज़ों का ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। और बेसिक मैथमेटिक्स जो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री के ज्योमेट्री के ट्रायंगल में 3 कोणों का सम 180 डिग्री होता है, इन सब चीज़ों का ज़रूरत आपको पड़ेगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10वीं थोड़ा ढंग से पढ़े हुए होंगे, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर में क्या होता है वेक्टर, इसका चर्चा करने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक चीज़ के बारे में, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। जब आप कक्षा 9 में होंगे, क्लास 9th में होंगे, तो ज़रूर से आपको ये बताया गया होगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात ज़रूर ही चर्चा हुआ होगा। साथ ही ये भी चर्चा हुआ होगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है स्केलर या वेक्टर, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। ये स्केलर और वेक्टर वर्ड जो होता है वो कैटेगराइजेशन है किसका, एक फिजिकल क्वांटिटी का। आपने फिजिकल क्वांटिटी वर्ड 9th क्लास में ज़रूर सुना होगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे वो सुने होंगे भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ माने फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो कोई भी बच्चा अगर ये पढ़ा हो 9th में तो शायद इसका जवाब दे सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होता है कुछ भी वैसा चीज़ जिसका मेज़रमेंट किया जा सके, जिसको मापने का कोई मशीन बना हो, उस मशीन से हम उस चीज़ का मेज़रमेंट कर सकें। जैसे कि लेंथ है, लेंथ मापने के लिए मीटर स्केल बना हुआ है या इंची टेप जो होता है वो बना हुआ है, या टाइम है, टाइम मापने के लिए घड़ी बना हुआ है, या वेलोसिटी है या स्पीड जो कहते हैं हम लोग, स्पीड है, उसके लिए स्पीडोमीटर है। जब आप बाइक चलाते होंगे तो बाइक में डिजिटली दिखा रहा होगा कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अभी 40 किलोमीटर पर आवर है। या कार में भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे स्टीयरिंग होता है उसके बगल में लिखाते आते रहता है 60, 70, 80 ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। सो स्पीडोमीटर इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पीड मेजर करता है। तो स्पीड को मेजर करने का भी मशीन बना हुआ है। स्पीड को मेजर करने का मशीन बना है, डिस्टेंस को मेजर करने का स्पीड बना है, टाइम को मेजर करने का स्पीड बना है। घर में हम लोगों का एक मीटर लगा होता है जो एनर्जी कंजम्पशन हम लोगों का देखता है। अभी गर्मी महीने में बिल आता है बहुत ज़्यादा, तो घर में बोला जाता है कि अरे यार मीटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बिजली बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है। तो घर में आप देखते होंगे कई बार अगर स्मार्ट मीटर ना हो तो डिजिटल मीटर में दिखाते रहता है, और घर में बाहर से बिजली कंपनी वाले लोग भी आते हैं मीटर रीडिंग लेने के लिए, उसके बाद आपका बिल जनरेट करते हैं। तो वो जो लिखा रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका एनर्जी का कंजम्पशन देखता है। ठीक है, तो एनर्जी को मापने का भी मेजरमेंट करने का भी मशीन है, फोर्स को भी मेजरमेंट करने का मशीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मेजरमेंट करने का कोई ना कोई यंत्र बना हुआ है, और अगर हम उसको माप सकते हैं तो दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिक नहीं हैं, दैट मीन्स जिनका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे दोस्ती और दुश्मनी दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको मापने का कोई भी यंत्र नहीं बना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। या प्रेम या घृणा या ऑनेस्टी या किसी की धूर्तता, ये सब कुछ दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनका मापन एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा नहीं सकता। ये ज़रूर बोल सकते हो कि आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस समय पे, लेकिन एग्जैक्ट कितना गुस्सा था उस गुस्सा को मापने का कोई भी गुस्सा मीटर बना हुआ नहीं है। तो इसीलिए गुस्सा होना या खुश रहना या खुशी, गम, दोस्ती, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें होती हैं बट फिजिकल नहीं है। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को जो डिफाइन करेंगे ऐसे करेंगे कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा 9th क्लास में कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मोटा मोटी 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 टुकड़ों में बांटते हैं। एक कहलाता है स्केलर और एक कहलाता है वेक्टर।
डायरेक्शन किसी में है या नहीं है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, इन बातों के बेसिस पे हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। अभी हम एक वर्ड यूज कर लिए, सेट ऑफ वर्ड, दैट इज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हमको करना नहीं चाहिए था, लेकिन आप सब लोग 9th पढ़े होंगे तो ज़रूर ये बात पढ़े होंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में अंतर क्या है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। हाँ, आप अगर 9th पास होंगे ढंग से तो आप ज़रूर जानते होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर के पास भी और वेक्टर के पास। मैग्नीट्यूड एक वर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड होता है। जैसे हम जब बोलते हैं फोर्स बराबर 5 न्यूटन है या 20 न्यूटन है या 100 न्यूटन है, तो ये जो 5 न्यूटन, 20 न्यूटन और 100 न्यूटन है वो उसका मैग्नीट्यूड है। वो बताता है कि क्वांटिटी कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मैग्नीट्यूड का हिंदी वर्ड है परिमाण। इसका हिंदी वर्ड है परिमाण। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। जब मैं ये बोलता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, देन दैट 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। या जब मैं ये बोलता हूँ कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। या जब मैं कहता हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर, तो 50 मीटर इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लेंथ। सो दुनिया में जब हम फिजिकल क्वांटिटी का बंटवारा करते हैं दो कैटेगरी में, स्केलर और वेक्टर में, तो ये बात दोनों में कॉमन होता है कि स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है। आप जब 9th में पढ़ रहे होंगे, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। आप जब 9th में पढ़ रहे होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का कुछ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है। सो स्केलर हैज़ ऑल्सो मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑल्सो हैज़ मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर दोनों में ये तो समानता हो गया, स्केलर और वेक्टर में समानता, कॉमन ये हो गया कि बोथ हैज़ मैग्नीट्यूड। अंतर क्या है? अंतर है दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि जब मैं किसी फोर्स का बात करता हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊँ ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और बोर्ड के इनवर्ड लगा रहे हैं। यहीं पे अगर हम खींच रहे होते तो बोलते कि 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लगा रहे हैं। सो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, साथ के साथ हम उसके डायरेक्शन का भी चर्चा कर सकते हैं। इट हैज़ डायरेक्शन। सो इस तरीके का बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे वेलोसिटी होता है, जब कोई आदमी जा रहा हो कहीं तो हम तो बोल सकते हैं कि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि आदमी फलाने डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। सो माई पॉइंट इज़ कि वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन जब हम मास का चर्चा करते हैं, जैसे हम गए, अभी आम का मौसम है, हम आम खरीदने गए, 4 केजी आम खरीदने, तो हम दुकान वाले को सिर्फ बोलते हैं 4 केजी आम दीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन का आम या साउथ डायरेक्शन का 5 केजी आम या 4 केजी आम। मास के पास डायरेक्शन होता ही नहीं है। सो जो स्केलर क्वांटिटी होंगे उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर के बारे में बोलेंगे इट हैज़ डायरेक्शन, और स्केलर के बारे में क्या बोलेंगे? इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। अब फिर क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़े हैं, आपको याद भी होगा, आपने रेसिस्टर का सिंबल ऐसा देखा होगा और कई बार ऐसा होगा, बहुत बार सवाल किए होंगे, अभी ताज़ा पढ़े होंगे कि रेसिस्टर में करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। आप एरो दिखा के बताते हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, या फिर हो सकता है कोई दूसरा रेसिस्टर हो, इसमें कुछ I2 करंट हो 4 एम्पियर का, वो राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी तक हम जितना आपको पढ़ाएं उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर के कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी हम इसको स्केलर कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेक्टर होने के लिए यही 2 कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिक बात होता है, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब यार किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, साथ के साथ एक लॉ होता है जिस लॉ के तहत हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। वेक्टर्स को जोड़ने का कायदा कानून नियम जो होता है वो अलग होता है। हम लोग बचपन में जो जोड़ना सीखे थे 2 + 2 4, ये 2 + 2 4 जो है वो स्केलर का एडिशन है। वेक्टर में 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता है। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, उसका नियम क्या होता है, ये सब चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी के लिए बस आप ऐसा जान लीजिए कि वेक्टर को जोड़ने का एक कायदा कानून होता है, एक नियम होता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर को जोड़ने का जो नियम है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर में नहीं रखते हैं बल्कि स्केलर में रखते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नीट्यूड and direction, has magnitude and direction, but it does not follow vector law of addition, therefore it is scalar। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सो इट इज स्केलर। पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको वेक्टर नहीं बोलते बल्कि स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा हम इसका कर लेते हैं, फिर हम वापस से इस पेज पे आ जाएंगे। आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा, मैं बोर्ड ऐसे ही छोड़ दूंगा। हम क्या कह रहे हैं कि अभी मैं आपको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा नहीं रहे हैं, बस हम आपको बताए हैं कि बचपन में जब आपको जोड़ना सिखाया गया था तो बोला गया था 2 और 2 जब मिलेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 विल बी 4। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है और इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ 2 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ 2 न्यूटन का। तो दोनों मिल करके नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे वो वैल्यू कितना हो जाएगा, F net = 4 न्यूटन। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिल करके कितना न्यूटन हो जाएगा, 4 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पर तो 2 + 2 4 हो गया। लेकिन अभी अगर हम ऐसा कंडीशन कर लेते हैं कि एक F1 होता 2 न्यूटन का और ऑपोजिट डायरेक्शन में F2 होता 2 न्यूटन का, तो अब हम लोग F net कितना बोलते हैं, आप खुद ही बता सकते हैं। F net कितना बोलते हैं सौरभ, 0। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 2 मिला, 2 और 2 एक जगह मिला, लेकिन 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलकर के 4 न्यूटन नहीं हुआ। कितना हो गया, 0 हो गया। निर्भर किस बात पे किया, यहाँ पर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों का डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे 2 और 2 का डायरेक्शन ऑपोजिट था। तो डायरेक्शन अलग अलग होने पे आंसर अलग आया, डायरेक्शन सेम होने पे आंसर अलग आया। सिमिलरली अगर मैं आपसे ऐसा कह देता
कि F1 बराबर 2 न्यूटन, F1 बराबर 2 न्यूटन और यहाँ पर F2 बराबर 2 न्यूटन और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। अब हम पूछते कि नेट फोर्स बताओ, तो तुम नेट फोर्स अभी बता ही नहीं पाते। इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि आपको वेक्टर को जोड़ने का नियम मालूम नहीं है। लेकिन इतना बात तो ज़रूर हम आपको समझा पाए कि वेक्टर्स में को जोड़ने का जो भी नियम होता है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन जो भी होता है, उसमें 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता है। कभी कभी 2 + 2 4 भी हो जाता है, कभी कभी 2 + 2 0 भी हो जाता है और कभी कभी 2 + 2 कुछ और भी हो जाता है। ये जो बात है, ये बात इलेक्ट्रिक करंट पे लागू नहीं होता है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा भिन्न भिन्न दिशाओं में, मान लीजिए कि एक वायर है और एक और वायर है और यहाँ पर इन दोनों वायर से आने वाले करंट को जोड़ दिए, यहाँ से I1 2 और यहाँ ये जो नेट होगा I नेट वो कितना एम्पियर हो जाएगा? 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? लेकिन अगर हम ऐसा कहते, इधर से हम लोग जब भेज रहे हैं I1 बराबर 2 एम्पियर और इधर से भेज रहे हैं I2 बराबर 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा? अभी भी करंट जो आता है वो कितना आता है? 4 एम्पियर ही आता है। अब किसी भी एंगल पे दो एम्पियर के दो करंट को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 4 ही आएगा। जबकि अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पे आंसर कुछ और होता है और यहाँ पे आंसर कुछ और आता है। तो इतना बात तो जरूर समझ गए हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन चाहे जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि उसमें भिन्न भिन्न एंगल पे जोड़ने पे आंसर अलग अलग आता है। भिन्न भिन्न एंगल पे जोड़ने पे आंसर अलग अलग आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या देख रहे हैं? 2 + 2 2 एम्पियर + 2 एम्पियर हर समय 4 ही एम्पियर हो रहा है। भिन्न भिन्न एंगल पे जोड़ने पे आंसर अलग अलग नहीं आ रहा है। इसीलिए ये बात हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नीट्यूड, हैज़ डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर इट इज स्केलर, देयरफॉर इट इज स्केलर। अब हमारा काम है कि कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको लिखवा दें। कुछ एग्जाम्पल आप हमको बता सकते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? मन में सोच के बताइए। स्केलर का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मास है, जैसे डिस्टेंस है, जैसे स्पीड है, जैसे एनर्जी है, जैसे टाइम है। इस तरीके का बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। आप 9th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है। फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है। फिलहाल के लिए तो आप इतना ही सब जान रहे होंगे, आगे जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है क्या? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिख लिया होगा, सुनिए मेरी बात। अगला चीज जो है वो है कि डिनोशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन क्या होता है? वेक्टर को दिखाने का, नोट मतलब रिप्रेजेंट करने का जो वर्डिंग है या तरीका है वो क्या है? जैसे जब हम कभी बोलते हैं ना कि लेट मास बराबर m, ऐसा आप लोग बहुत बार करते होंगे। लेट मास बराबर m, या लेट लेंथ बराबर l, या लेट टाइम बराबर t, ऐसा करते हैं। सिमिलरली लेट फोर्स बराबर F, ऐसा लोग 9th तक लिख तो देता है, 10th तक लिख देता है, लेकिन ये डिनोशन सही नहीं है। असल में इसके ऊपर हमको एक एरो लगाना चाहिए। हम लोग जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्केलर से थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते ही, डिनोट करते ही वो हमको दिख जाए कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर का डिनोशन करते हैं ऐसे, किसी एक लेटर के ऊपर एरो लगा देते हैं या किसी 2 लेटर के ऊपर
एरो लगा देते हैं। एरो हमेशा इधर ही होगा, लेफ्ट से राइट ही होगा, ठीक है, डिनोट करने के समय पे। इसको हम लोग जो पढ़ेंगे, इट इज रेड एज, पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं हम लोग ए वेक्टर या वेक्टर ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए वेक्टर या वेक्टर ए। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाता है ए बी वेक्टर या वेक्टर ए बी, ए बी वेक्टर या वेक्टर ए बी, इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। एक लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे या 2 लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे और पढ़ेंगे इसको ए वेक्टर या इसको ए बी वेक्टर। जैसे अगर हम ये लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? पी वेक्टर या वेक्टर पी। ये लिख दिए तो पी क्यू वेक्टर या वेक्टर पी क्यू। ये जैसे हम लोग लिख देंगे ई एम तो लिखेंगे ई एम वेक्टर या वेक्टर ई एम, जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर को ग्राफ पेपर पे, कॉपी पे दिखाने का एक और तरीका है, वो है लेंथ एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेंथ एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेंथ एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, थोड़ा समझते हैं। किसी भी वेक्टर को हम लोग एक तीर के निशान से दिखा सकते हैं, किसी भी वेक्टर को। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर बता दिए जनरल शब्दों में, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हम किसी डायरेक्शन में एक वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं। हम 2 बात यहाँ पे याद रखेंगे। पहला बात, जब किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे एरो से दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि एरो इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है। ये जो है ये क्या है? हेड ऑफ एरो, और ये क्या है? टेल ऑफ एरो, पूंछ ऑफ एरो, ठीक है। सो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एरो। एनी वेक्टर कैन बी represented in the form of arrow, in the form of arrow। हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें 2 बात याद रखते हैं। लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि अजीत सर को मन हुआ कि 5 न्यूटन के एक फोर्स को रिप्रेजेंट करें 1 सेंटीमीटर के एरो से। अजीत सर को मन हुआ कि 5 न्यूटन के एक फोर्स को रिप्रेजेंट करें 1 सेंटीमीटर के एरो से। तो एक बार सर हम बोल दिए कि 5 न्यूटन का फोर्स मतलब 1 सेंटीमीटर का एरो। अब प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रखना होगा। अब अगर 10 न्यूटन का फोर्स होगा तो वो कितना सेंटीमीटर के एरो से दिखाना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर का। अगर 15 न्यूटन का फोर्स होगा तो कितना सेंटीमीटर के एरो से दिखाना पड़ेगा? 3 सेंटीमीटर का। अगर 20 न्यूटन का फोर्स होगा तो कितना सेंटीमीटर के एरो से दिखाना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये कोई नियम नहीं है कि 5 न्यूटन का फोर्स 1 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। शुरुआत करने में आप कुछ भी ऐसा मान सकते हैं, लेकिन एक बार जब मान लिए तो फिर उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन रखेंगे। जैसे कि ग्राफ पेपर में, मैप में होता है ना कि मैप में नीचे में स्केल दिया जाता है, उसमें बोल देता है ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो अब अगर ये बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर और आप ग्राफ पे लखनऊ और पटना के बीच में 2 सेंटीमीटर देख लिए तो दैट मीन्स कि वो 200 किलोमीटर होगा। इज दैट ओके? सिमिलरली आप अगर किसी भी वेक्टर को किसी एरो से रिप्रेजेंट कर दिए तो ध्यान रखिएगा कि उस एरो का लेंथ क्या है, ये बात नोट कर लें। आगे से अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल करेंगे तो एरो का लेंथ डबल हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आधा करेंगे तो एरो का लेंथ आधा हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्रिपल करेंगे तो एरो का लेंथ ट्रिपल हो जाएगा। वही बता रहा है कि लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और दूसरा बात क्या है? डायरेक्शन ऑफ
arrow will be in the direction of वेक्टर। वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में होगा एरो भी उसी डायरेक्शन में होगा। आपको एरो बनाने के समय में ये पता होना चाहिए कि वेक्टर किस दिशा में है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले से डिसाइड कर लिए कि भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, या नॉर्थ है, ये साउथ है। अब सर को दो फोर्स बनाना है, दो ठो फोर्स बनाना है, एक 50 न्यूटन का और एक 100 न्यूटन का। तो मान लीजिए कि हम एक फोर्स लिख दिए F1 50 न्यूटन along ईस्ट, और F2 के बारे में लिख दिए 100 न्यूटन along वेस्ट। F2 क्या लिख दिए? 100 न्यूटन along वेस्ट। तो अब एक बात बताओ कि हम F1 को कितना बड़ा एरो से रिप्रेजेंट करें, इसका कोई रूल नहीं है। हम सिंपली F1 इधर बना लिए, लेकिन हाँ ईस्ट की डायरेक्शन में बनाए हैं। ये एरो जो है ये F1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो डिनोशन है वेक्टर का, F1 वेक्टर का, ये F1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एरो का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लेते हैं एरो का लेंथ है कितना? L। एरो का लेंथ है कितना? L। मतलब L लेंथ का एरो 50 न्यूटन का फोर्स दिखला रहा है। ठीक है। अब अगर ये बात हम कर लिए कि L लेंथ का एरो माने 50 न्यूटन का फोर्स, अब अगर हमको F2 दिखाना होगा तो हम F2 कैसे दिखाएंगे पता है? पहले बात तो F2 किधर दिया है? वेस्ट की तरफ। तो F2 पहले वेस्ट की तरफ बना लेंगे, और वेस्ट की तरफ बनाने के बाद क्या है कि F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 के मैग्नीट्यूड का डबल है। तो F2 वाले एरो का लेंथ जो होगा वो F1 वाले एरो के लेंथ का डबल होगा। F1 वाला एरो का लेंथ अगर L है तो F2 वाले एरो का लेंथ 2L होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि F1 50 न्यूटन है और F2 100 न्यूटन है। इज दैट ओके? और एरो का डायरेक्शन क्यों अपोजिट? क्योंकि F1 ईस्ट की तरफ था और F2 वेस्ट की तरफ था। आई होप कि आपको पूरा बात समझ में आ गया। यहीं पे अगर हम आपको ऐसा बोलते कि 50 न्यूटन का एक फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाइए, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे इस दिशा में नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो 50 न्यूटन का होता तो उसका फोर्स, उसका लेंथ कितना लेते हैं? L। वही अगर मान लीजिए कि 150 न्यूटन का होता तो उसका लेंथ हो जाता 3L। 200 न्यूटन का होता तो उसका लेंथ हो जाता 4L। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए। पॉज करके लिख लिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बात को। पहला प्रॉपर्टी होता है इसमें इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? एक बात बताओ, वेक्टर के पास कुल जमा पूंजी कितने हैं? दो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो। इक्वल वेक्टर में क्या बोलेंगे? टू वेक्टर्स विल बी said to be equal if their magnitude and direction both are same। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तभी हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसा कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है A, इस एरो का लेंथ कुछ होगा, इस एरो का लेंथ कुछ है L, मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिसको L लेंथ के एरो से दिखा रहे होंगे। कोई दूसरा वेक्टर है B, और ये दूसरा वेक्टर जो है, इस दूसरे वेक्टर का भी लेंथ वही है
जो पहले का था, दूसरे वेक्टर का भी लेंथ वही है जो पहले का था। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो सेम है, ये दिख ही रहा है। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तब हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, माने एरो का लेंथ भी सेम हो और एरो का दिशा भी सेम हो, तब हम उन दोनों वेक्टर को इक्वल बोलेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी है, पहला गुण है। हमेशा याद रखना कि वेक्टर के पास कुल जमा पूंजी दो ही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब हम दोनों वेक्टर को इक्वल बोलेंगे। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहता क्या है कि इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली, then vector does not change, vector does not change। माने अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है a, कोई वेक्टर है a और उसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, और इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, तो हम इसको क्या किए, पैरेलली शिफ्ट किए। पैरेलली शिफ्ट करने से एरो का लेंथ बदला क्या, एरो का लेंथ नहीं बदला, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदला। और पैरेलल शिफ्ट करने से पहले अगर ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था तो अभी भी ईस्ट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन भी नहीं बदला, ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, मतलब वेक्टर अभी भी वही है जो पहले था। इस वेक्टर को आप पैरेलली पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तब भी वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इस वेक्टर को आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तब भी वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इस वेक्टर को बोर्ड प्लेन के बाहर भी ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इधर ले आए, लेकिन खाली डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदला जाए तो वेक्टर सेम रहेगा, वेक्टर बदलेगा नहीं। और अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना तो डायरेक्शन बदलता है, दैट मीन्स वेक्टर विल रिमेन सेम। वही बात कहा गया, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली देन वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है क्या, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये प्रॉपर्टी हम लोग लिखने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप एक बात बताइए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन भी है, कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन भी है, एरो का कुछ लेंथ है और एक दिशा है। अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें, ऐसे रोटेट कर दें, तो रोटेट कर देने से क्या इसका लेंथ बदलेगा, एरो का लेंथ नहीं बदलेगा। हम थीटा से इसको रोटेट कर दिए तो एरो का लेंथ नहीं बदला, एरो का लेंथ नहीं बदला मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदला, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदला। लेकिन क्या डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया ना, तो डायरेक्शन बदल गया तो अब ये वेक्टर ए ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, अब ये कुछ और हो जाएगा। तो ये वेक्टर का नाम ए है, ये वेक्टर का नाम बी है। दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है? समानता ये है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, वेक्टर ए को दो लंबे लंबे लाइन में खींच देते हैं, मतलब पैरेलल लाइन दो खींच देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसी को बुलाया जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए। आप जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पहला ही चैप्टर पढ़ाया गया होगा, उसी में मॉड्यूलस, लोगरिथम, इनइक्वालिटी सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, तो उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो नए जो नीट वाले बच्चे हों या एकदम नया है, जिन्होंने मैथ्स से आज तक नाता रिश्ता ही नहीं रखा है 11th में, उनको हम बता दें कि इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस सिंबल।
इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे 4 को हम मॉडुलस में रख दें और -4 को हम मॉडुलस में रख दें, तो 4 का मॉडुलस भी 4 होगा और -4 का मॉडुलस भी 4 होगा। -4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 4 ही होता है और 4 का भी 4 होता है। किसी भी नंबर्स को अगर हम मॉडुलस लगा देते हैं तो वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉडुलस लगने के बाद ओवरऑल वो हमको पॉजिटिव ही आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए के आगे जब हम मॉडुलस सिंबल लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हम लोग कैसे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, बिना एरो के लिख देंगे, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। कई बार कैजुअली ऐसे लिखता है। तो क्या ये बात हम कह सकते हैं, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना? ये बात कहा जा सकता है। चूंकि हम एरो को ऐसे रोटेट किए हैं तो रोटेट करने से एरो का लेंथ बदला नहीं है, एरो का लेंथ नहीं बदला है, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, डायरेक्शन बदल गया है, इसीलिए वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है, लेंथ तो समान है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए हम दोनों के मॉडुलस को बराबर कर दिए, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिए, जिसको तुम ए के बराबर भी लिख सकते हो। लेकिन वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर नहीं लिखे क्योंकि दोनों का दिशा सेम नहीं है। इस पूरे डिस्कशन के बाद क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं? थोड़ा सोच के बताइएगा। If a vector is rotated by angle theta, then vector changes, not in magnitude but due to change of direction। अगर वेक्टर ए को थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन तो बदल जाएगा, इसीलिए हम कह देंगे कि वेक्टर बदल गया। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन वेक्टर चेंजेस, यस और नो? सोचो जरा, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कि वेक्टर को अगर थीटा से रोटेट कर देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट हर हमेशा सही है, खाली कुछ वैल्यूज़ के लिए सही नहीं है। माने थीटा का वैल्यू 360 डिग्री अगर हो गया तो वेक्टर बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम वेक्टर को रोटेट किए लेकिन 360 डिग्री से रोटेट कर दिए तो 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो जो नया वेक्टर है पुराना वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो गया। तो रोटेट करने से मैग्नीट्यूड तो नहीं है बदला था और 360 डिग्री से रोटेट कर दिया तो डायरेक्शन भी वही रह गया, तो हम कहेंगे कि वेक्टर बदला नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन वेक्टर चेंजेस, ये स्टेटमेंट सही कब है? जब थीटा का वैल्यू 360 डिग्री ना हो। अरे हाँ है ना? ठीक। लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम इस थीटा को 720 डिग्री रख देते हो, माने हम एक रोटेशन किए और फिर एक और रोटेशन कर दिए, तो 2 रोटेशन कर दिए तो वेक्टर का डायरेक्शन अभी भी फिर भी सेम हो जाएगा। दो कंप्लीट रोटेशन के बाद वेक्टर फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ है ना? तब भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और रोटेट करने से मैग्नीट्यूड तो वैसे भी नहीं चेंज हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू 360 डिग्री होगा तब भी वेक्टर नहीं बदलेगा, 720 डिग्री होगा तब भी वेक्टर नहीं बदलेगा। इनफैक्ट 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल से अगर रोटेशन करा दोगे तो वेक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और तब हम कहेंगे कि डायरेक्शन नहीं बदला और रोटेट करने से मैग्नीट्यूड तो वैसे भी बदल नहीं रहा है, तो वेक्टर नहीं बदला। अरे हाँ ना? तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के आगे हमको एक बात लगाना पड़ेगा कि इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन वेक्टर चेंजेस गिवन, खाली क्या हो? वेक्टर n इंटू 360 डिग्री के बराबर नहीं हो। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर, n इज इंटीजर। मतलब आप किसी वेक्टर को रोटेट कीजिए किसी एंगल से तो वेक्टर बदल जाएगा, खाली एंगल क्या ना हो? 360 डिग्री ना हो, 2 इंटू 360 डिग्री ना हो, 3 इंटू 360 डिग्री ना हो, 4 इंटू 360 डिग्री ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री ना हो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ें।
चौथा प्रॉपर्टी है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है A, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो एरो के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, और एक डायरेक्शन भी है। अगर हम एक नया वेक्टर का बात करें, जिस वेक्टर को हम लोग बोले -a, तो उसको हम कैसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ही हम बोले कि वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो एक बात आपको याद रखना है कि वेक्टर नेगेटिव होते ही अपना डायरेक्शन खट से रिवर्स कर लेगा, झट से रिवर्स कर लेगा। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर -a है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, माने दोनों एरो का लेंथ सेम है। अंतर क्या है कि वेक्टर a का डायरेक्शन और वेक्टर -a का डायरेक्शन दोनों एकदम ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर हमको इंग्लिश में संवाद करना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड to that of original vector, to that of original vector, original vector, but opposite direction, but opposite direction, but opposite direction to that of original vector। सीधा सा बात है कि किसी वेक्टर में अगर -1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए या नेगेटिव साइन लगा दिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि F1 वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ ऑफ 10 न्यूटन, F1 10 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो -F1 भी 10 न्यूटन का होगा और साउथ डायरेक्शन में होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि V1 वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, तो -V1 जो होगा 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन अलोंग वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है क्या? इसको लिख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ लिए। अगला चीज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक F1 फोर्स है, एक F1 फोर्स है 10 न्यूटन का है, एक F1 फोर्स है और 10 न्यूटन का है, तो किसी एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डायरेक्शन होगा कुछ, है ना। ये F1 10 न्यूटन का है। तो अगर हम इस F1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, F1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और बोल दे 3F1, तो ऑटोमेटिकली एरो का लेंथ जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ नया वेक्टर जो होगा वो 30 न्यूटन हो जाएगा। इस वेक्टर का लेंथ अगर L है तो इस वेक्टर का लेंथ 3L हो जाएगा। ठीक है क्या? कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा किया जाता कि हम जो मल्टीप्लाई किए हैं वो एक पॉजिटिव नंबर नहीं करते बल्कि नेगेटिव नंबर करते हैं, एज फॉर एग्जांपल हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको लिखते हैं -3F1। हम लोग इसको क्या लिखते हैं? -3F1। -3F1 और 3F1 दोनों में समानता यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 30-30 होगा, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होगा। अभी नेगेटिव में पढ़े थे। तो -3F1 ये भी 30 न्यूटन का होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो F1 वेक्टर था उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। हम आपको ये बताएं कि वेक्टर को किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 2 गुना होगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा।
वेक्टर को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वेक्टर को अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, माने एरो का लेंथ 3 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। वहीं अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड 3 गुना होता, एरो का लेंथ 3 गुना हो जाता, लेकिन डायरेक्शन पलट जाता। इज दैट ओके? समझ में आ रहा बात? सो इस पूरे बात का इस पूरे डिस्कशन को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम क्या लिखें? मेरे विचार से अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो ऐसे लिखते हैं, इफ वी multiply a vector by a scalar number k, then magnitude becomes मॉडुलस के टाइम्स। मॉडुलस के टाइम्स क्यों? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 गुना हो जाएगा, अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैग्नीट्यूड 3 गुना हुआ। जैसे ये फोर्स 10 न्यूटन का था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 30 न्यूटन। अब -3 से मल्टीप्लाई किए तब भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 30 न्यूटन। तो आपको पता है कि 3 का भी मॉडुलस 3 होता है, अब -3 का भी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होता है। तो अगर k से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड k टाइम्स नहीं होगा बल्कि मॉडुलस k टाइम्स होगा, क्योंकि k कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मॉडुलस लिए सावधानी के लिए। डायरेक्शन इफ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो जाएगा? मॉडुलस k टाइम्स। डायरेक्शन के बारे में क्या है? डायरेक्शन विल रिमेन unchanged, direction will remain unchanged if k is positive, while direction will get reversed if k is negative। ठीक है क्या? ये दोनों बात लिख लिया जाए और यहाँ पर 5वीं प्रॉपर्टी को हम लोग खत्म करते हैं। जल्दी लिख लो। और ये सही बात भी है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उतना टाइम्स हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टाइम्स मैग्नीट्यूड नहीं होगा बल्कि 2 टाइम्स होगा। -3 से मल्टीप्लाई किए मैग्नीट्यूड -3 टाइम्स नहीं हुआ बल्कि 3 टाइम्स हुआ। तो इसीलिए बोले कि k से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हुआ है? मॉडुलस k टाइम्स। और डायरेक्शन कब सेम रहेगा? अगर k पॉजिटिव हुआ तब तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर k नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन पलट जाएगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहा, -3 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सही कि गलत? सही। आगे बढ़े। अगला प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पर 2 बात ध्यान रखना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, उसका कुछ रूल है, कुछ नियम है कि ऐसे ही हम लोग एंगल पता करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन टेल टू टेल और हेड टू हेड ऑफ वेक्टर्स। अगर हम 2 वेक्टर के बीच एंगल पता करना चाहते हैं तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए, और टेल से टेल के बीच या हेड से हेड के बीच का स्मॉलर एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर
बी, और इनके बीच 30 डिग्री है, इनके बीच एंगल 30 डिग्री है। तो हम लोग दोनों का टेल मैच कर रहा है और ये छोटा वाला एंगल है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। अगर यहीं पे ये वेक्टर सी होता और ये वेक्टर डी होता। अब यहाँ पे दोनों का टेल नहीं मैच कर रहा है, बल्कि क्या मैच कर रहा है, हेड और हेड, दोनों का मुंह एक जगह पे है। तो अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री होता तो भी हम कहते हैं कि एंगल बिटवीन सी एंड डी, एंगल बिटवीन सी एंड डी इज 50 डिग्री। एंगल पता करने के लिए दोनों का टेल एक जगह हो या दोनों का हेड एक जगह हो। लेकिन कुछ केसेस में क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा कि ये वेक्टर E है और ये वेक्टर F है और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री ऐसे है। तो अब एंगल बिटवीन E एंड F क्या होगा, 120 डिग्री होगा क्या? नहीं। अब एंगल बिटवीन E एंड F 120 डिग्री नहीं होगा। क्या करना होगा, क्या दोनों का टेल मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करना होगा। और जब पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो दोनों का टेल एक जगह आ जाएगा और दोनों के टेल के बीच जो छोटा एंगल है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, नहीं रैखिक युग्म के सहायता से। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन E एंड F, एंगल बिटवीन E एंड F इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे अगर मैं आपसे यहीं पे ये कह लेता कि ये G वेक्टर है और ये H वेक्टर है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन G एंड H? सौरभ जी, व्हाट इज एंगल बिटवीन G एंड H? 150 डिग्री, बिल्कुल सही। इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करेंगे और 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, तो 180 माइनस 30 दैट इज 150। तो हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन G एंड H इज 150 डिग्री, इज 150 डिग्री। दैट ओके? इसको लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। फिर अगला पे चलते हैं हम लोग, पॉज करके लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। 6 प्रॉपर्टी हो गया, 2 और प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है। 7th पे चले। अगला चीज है यूनिट वेक्टर। अगला चीज है यूनिट वेक्टर। यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इकाई, बिल्कुल सही। इकाई का मतलब हुआ एक, इकाई का मतलब क्या हुआ? एक। तो बस नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही क्या पता चल गया हमको कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो अ वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। 1 को यूनिट या यूनिटी भी बोलते हैं हम लोग, 1 को यूनिट या यूनिटी भी बोलते हैं, 0 को नल भी बोलते हैं, 1 को यूनिटी भी बोलते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे 2-3 बात करना जरूरी है। एक तो हमको ये समझ में आ गया कि कोई ऐसा वेक्टर होगा जैसे 1 न्यूटन का एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट वेक्टर है ना। 1 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है ना। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि अगर कोई एक बड़ा सा रॉड है 100 मीटर का और उसको 100 बराबर टुकड़ों में बांट दिए तो इस टुकड़ा कितना बड़ा होगा? 1 का, है ना, 1 मैग्नीट्यूड का, 1 मीटर का। या अगर मान लीजिए कि 100 केजी चीनी है उसको 100 बराबर टुकड़ों में बांट दिए
तो हर बराबर हिस्सा जो होगा वो 1 kg होगा, है ना। तो कोई भी वेक्टर को उसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 1। वही बात यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई वेक्टर है, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दें। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या है, वेक्टर ए। या इसी को कई बार हम लोग सीधे सीधे लूजली अगर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड सिंबल नहीं लिखाते हैं, बिना एरो के ए लिख देते हैं। तो ये भी मतलब हुआ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर, लेकिन उसका दिशा क्या होगा, जो ए का है। माने जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि 10 मैग्नीट्यूड का है, जो कितने मैग्नीट्यूड का है, 10 मैग्नीट्यूड का है, और डायरेक्शन है लेट्स से ईस्टवर्ड। अगर मैं इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ऐसे या फिर ऐसे, या अगर हमको मैग्नीट्यूड मालूम है तो हम सीधे 10 से डिवीजन कर दिए, तो ये जो मिला वो क्या मिला, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ए के अलोंग। यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में दिखाने का जो तरीका है वो है कि वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं। वेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं। माने हम ये जो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ए है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए कैप। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए के ऊपर टोपी पहना दिए तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ए कैप। इसको पढ़ते क्या है हम लोग, ए कैप। व्हाट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए कोई भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम ए कैप बोल दिए तो इसका मैग्नीट्यूड पक्का है कि कितना होगा, 1 होगा। तो इस पूरे डिस्कशन से हमको क्या पता चला, इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है कि अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो उस वेक्टर के दिशा में हमको एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिलेगा, है ना, या उस वेक्टर की दिशा में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, then we will get a unit vector in the direction of original वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको उस वेक्टर के दिशा में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए, तो हम लोग एक ए कैप बना सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कैसे बना सकते हैं, वेक्टर ए को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। इज दैट ओके, खुद के मैग्नीट्यूड से डिवीजन करेंगे तो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है क्या, लिख सकते हैं इसको, पॉज करके लिख लीजिए। अभी यूनिट वेक्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें 2-3 बात हमको करना बाकी है, जो कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा, आप कितने डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, आपको कितने डायरेक्शन के बारे में मालूम है, कौन कौन सा, 8 करें, कौन कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, या साउथ ईस्ट, या नॉर्थ वेस्ट। नहीं, बस यही 8 डायरेक्शन होता है, और किसी दिशा में और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मान लो एक बात बताइए, आपने कहा कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और एडिशनली आपने 4 और दिशाओं के बारे में बात किया कि सर एक है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में नहीं, और आपने कहा कि एक है साउथ ईस्ट, नहीं, तो साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में माने 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री। एक और दिशा आपने कहा नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट भी बिल्कुल
बीच में होगा, है ना। और एक और दिशा आपने कहा साउथ वेस्ट, एक और दिशा आपने कहा साउथ वेस्ट, वो भी साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में होगा, है ना, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में होगा। क्या इसी 8 दिशा में हम जा सकते हैं? मेरा मन होगा कि हम नॉर्थ से 30 डिग्री पे चलें तो नहीं चल सकते, मना कर देगा धरती। नहीं, हम नॉर्थ से 2 डिग्री पे भी चल सकते हैं, 3 डिग्री पे भी चल सकते हैं, 4 डिग्री पे भी चल सकते हैं। यहां से यहां तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ इतना या अनंत दिशाएं हैं, इन्फिनिट डायरेक्शन है, देयर आर इन्फिनिट डायरेक्शंस, है ना। कन्वेंशनली देयर आर 4 डायरेक्शंस, कन्वेंशनली देयर आर, मतलब हमारे पूर्वज लोग बोल दिए कि भाई सूरज इधर से उगेगा, उधर को हम लोग ईस्ट बोलेंगे, उसके ऑपोजिट वाले को वेस्ट बोलेंगे, और सूरज इधर उग रहा है उस डायरेक्शन में आप चले जाइए, और उसके बाद बायां साइड नॉर्थ हो जाएगा, दाहिना साइड साउथ हो जाएगा, है ना। और नॉर्थ के सूरज उगने के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को वेस्ट बोल दिया। एनीवे, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ 4 ही दिशा हो, 4 कन्वेंशनल डायरेक्शन है। युगों युगों से, सालों से हम लोग इन्हीं 4 डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी सारे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? अरे पूरब से थोड़ा सा घूम जाना, ठीक है ना, वहां पर सूरज की तरफ देख के थोड़ा सा राइट घूम जाना, थोड़ा सा लेफ्ट घूम जाना, माने ये सिर्फ हमको एक ये बताता है कि परफेक्टली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बट इससे हम हजारों डायरेक्शन में घूम सकते हैं। So there are 4 conventional direction, north, south, east, west, but there are infinite directions. जैसे अगर हम आपको ऐसा बोलें, अगर हम आपको ऐसा बोलें, ये एक वेक्टर है यहां से 30 डिग्री पे, बताओ तो ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? ए वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट तब बोलते हैं जब ये एकदम 45 डिग्री पे, इसको हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नॉर्थवर्ड वाले कोने में 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन वाला कोना में 30 डिग्री। या फिर कोई आदमी यहां से ऑटोमेटिकली 60 डिग्री मेजर करके ये भी बोल सकता है कि यही है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल सकता नहीं बोल सकता? अरे हाँ ना, पक्का पक्का। तो वैसे ही अगर हम ऐसा कह दें कि ये एंगल है 50 डिग्री, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या इसी को बोल देंगे 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। या अगर हम मान लीजिए इधर की तरफ आ गए 70 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। या चूंकि ये 20 डिग्री बचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। इस तरीके से हम हजारों दिशाओं के बारे में बात कर सकते हैं। हम पढ़ा तो रहे थे वेक्टर, लेकिन फिर भी हम डायरेक्शन के बारे में बात किया। ऐसा क्यों किए? इसका वजह है, इसका वजह ये है कि वेक्टर्स में जब हम यूनिट वेक्टर का बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर में भी हम लोग हजारों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन देयर आर 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर। जैसे कि डायरेक्शन में हजारों डायरेक्शन में डायरेक्शन हो सकता है, मुड़ सकते हैं, लेकिन देयर आर 4 कन्वेंशनल डायरेक्शन, वैसे ही देयर आर 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स। देयर आर 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन सा? सुनिएगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस का निर्धारण करना होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा आउटवर्ड वो हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक आई कैप का। क्या चीज़ का बात करते हैं? आई कैप। आई कैप इज ए सिंबल जो हमारे से पहले फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने इजाद किया और कहा कि अगर मैं लिखूंगा आई कैप तो इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव
एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की दिशा में एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जो होगा उसको हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, आई कैप। इसको सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई कैप। तो ये एक सिंबलिज्म है, ये कन्वेंशन है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दिया कि सर हम आई कैप मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया क्या कि हम कितने से चल रहे हैं, हम कितने से चल रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से। और किधर चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किधर चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। या अगर हम आपसे कह दिए कि मेरा वेलोसिटी है 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि हम आई कैप के दिशा में आई कैप के 4 गुने मैग्नीट्यूड से चल रहे हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4 आई कैप मतलब हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो अगर मेरा वेलोसिटी है 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो अपने आप समझ में आ गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर कोई बच्चा ये बोल दिया कि हम फोर्स लगा रहे हैं -8 आई कैप का, हम फोर्स लगा रहे हैं -8 आई कैप का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सौरभ जी, कि जैसे ही हम बोले कि -8 आई कैप, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं हुआ बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 8। तो -8 आई कैप न्यूटन फोर्स माने 8 न्यूटन फोर्स लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। 8 आई कैप न्यूटन फोर्स मतलब 8 न्यूटन फोर्स लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा वेलोसिटी है 7 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और कितना है वेलोसिटी, 7 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो ये आई कैप वो कन्वेंशन है जिससे तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि तुम किधर वेक्टर का डायरेक्शन है। सिमिलरली एक कन्वेंशन है जे कैप। जे कैप का मतलब क्या हुआ, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर हम आपसे ऐसा बोल दिए कि भाई हम एक फोर्स लगा रहे हैं जे कैप न्यूटन, ऐसे हम एक फोर्स लगा रहे हैं जे कैप न्यूटन, तो तुमको समझ में आ गया कि सर किधर फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और कितना न्यूटन का, 1 न्यूटन का। वहीं अगर हम बोल दिए कि फोर्स है 2 जे कैप न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 न्यूटन फोर्स का और डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर कोई -8 जे कैप न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहा है और कितने मैग्नीट्यूड का, 8 मैग्नीट्यूड का। इज दैट ओके? सिमिलरली अगर कोई के कैप है, एक और कन्वेंशन है के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। के कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर along positive z axis, it is a unit vector along positive z axis। के कैप किधर किधर की तरफ निरूपित करेगा, पॉजिटिव z एक्सिस के along, और कितना मैग्नीट्यूड का, 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फोटो बना लेते हैं कि अगर इधर 1 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना देंगे तो वो क्या बताएगा, जे कैप, और अगर इधर की तरफ 1 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बन गया तो वो क्या होगा, के कैप, वो क्या हो जाएगा, के कैप। इज दैट ओके? अब क्लियर है बात जो हम कर रहे थे, ठीक है क्या? 2 ही बात यूनिट वेक्टर में याद रखना, एक कि किसी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा, मतलब उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा। और दूसरी बात कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है क्या? और माइनस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस। हाँ, तो शायद हम लोग 7वां प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। 7वां प्रॉपर्टी का स्टार्ट ये था, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये चीज भी आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि कई बार आपको बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है या 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो डायरेक्शन ऐसे आप समझेंगे। और सबसे अंत में पॉज करके इसको आराम से आप लिख सकते हैं। और सबसे अंत में ये है जो 3 कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक आखिरी चीज जो होगा वो हम लोग करेंगे। आगे बढ़े क्या? फ्री है मेरी बात। 8वां प्रॉपर्टी है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? हाँ,
कंपोनेंट का क्या मतलब होता है भाई साहब? पुर्जा नहीं, टुकड़ा, पार्ट, ये ना। तो कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। पहले समझते हैं फिर लिखेंगे इसको। एक बात बताइए सौरभ जी, कोई आदमी है, ये ईस्ट है या ये एक्स एक्सिस है, मान लो ईस्ट छोड़, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई आदमी इस दिशा में 5√2 मीटर चला 45 डिग्री पे, और वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो आप जरा हमको बताइए कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे बढ़ा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे बढ़ गया, क्या आप बता सकते हैं ये दूरी? आप आराम से बता सकते हैं, आप लोग जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। नहीं, आप एक बात बोलिए ना कि अगर हम इसको 5 बोले और इसको भी 5 बोले तो आपको कोई तकलीफ? भाई साहब, ये 5 और 5 मिलकर के ये 5√2 बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई आदमी इस दिशा में 5√2 चले या हॉरिजॉन्टल में 5 चले, और मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 5 चले और वाई एक्सिस के अलोंग 5 चले, तो दोनों मिलकर के फिर से इधर कितना चल जाएगा? वो 5√2। यस और नो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप 5√2 एक झटके में चल सकते हैं इधर, या इसको 2 टुकड़ों में चल सकते हैं, इधर 5 और इधर 5, है ना। तब भी आप वहीं पहुंचेंगे, ए बिंदु पे ही पहुंचेंगे, है ना। तो आप ये बात क्या समझ रहे हैं कि इस 5√2 डिस्प्लेसमेंट को अगर टुकड़ों में चलते, कंपोनेंट में चलते, तो इधर x 5 चलते और इधर भी 5 चलते। सो दिस 5 इज x कंपोनेंट ऑफ जो भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो उस डिस्प्लेसमेंट का, और ये 5 जो है वो क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 है, इस वेक्टर को हम 2 टुकड़ा में बदल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है वेक्टर को समझने का डिस्प्लेसमेंट से। आप इधर की तरफ चलिए 5√2 मीटर, या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 चलिए, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 चलिए, और थोड़ा पाइथागोरस के हिसाब से समझिए, तो ये जो होगा वो 5² + 5² का अंडर रूट होगा, दैट विल बी √50 माने 5√2। तो सेम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गए क्या? सेम पोजीशन पे पहुंच गए क्या? है ना। सो दीज टू आर टुकड़ाज ऑफ दिस 5√2, दीज टू आर टुकड़ाज ऑफ दिस 5√2, दैट इज कंपोनेंट ऑफ दिस 5√2। इज दैट ओके? सो दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट, ठीक है क्या? हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं जो कंपोनेंट में आपको समझना होता है। मान लीजिए थोड़ा एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई बंदा इधर 30 चला, इधर 30 चला और इधर 40 चला, और कोई दूसरा बच्चा सीधे सीधे यहाँ से यहाँ 50 चला। क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है और फाइनल पोजीशन सेम है, दोनों सेम जगह पे पहुंचा है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस 40 एंड दिस 30 इज कंपोनेंट ऑफ दिस 50, है ना। तो ऐसे ही समझेंगे हम लोग। कंपोनेंट का मतलब होता है टुकड़ा या पुर्जा। किसी वेक्टर को हम लोग 2 या 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं समझिएगा। कंपोनेंट के बारे में क्या कहता है कि इफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल A makes of magnitude capital A makes angle theta with a line, then component of vector A along the line
विल बी ए कॉस थीटा, विल बी ए कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, और ये लाइन कोई भी लाइन है जैसे एक्स एक्सिस है, उस एक्सिस के साथ ये वेक्टर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट बस इतना सा कह रहा है कि अगर इस वेक्टर का आप एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन देखें या कंपोनेंट देखें, ए एक्स हम लोग बोलेंगे उसको, वो कितना होगा? ए कॉस थीटा। ये क्या होगा? ए कॉस थीटा, दैट इज एक्स component of vector A, that is x component of vector A। ठीक है क्या? A cos थीटा क्या हो जाएगा? x component of vector A। क्लियर बात? अब पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे थे कि 5√2 एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5√2 cos 45, जो 5√2 cos 45 हो जाएगा 5√2 इंटू 1/√2, √2 कट जाएगा, वो 5 आएगा। ठीक है क्या? ये लाइन आप पहले लिख लीजिए, ये लाइन आप लिख लीजिए। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा बात है, उसको खत्म कर लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा। जितना एंगल बना रहे उतना कॉस, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ए साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए वाई। माने ये क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हो गया? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है क्या? x कंपोनेंट ए कॉस थीटा, y कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक है क्या? जैसे अगर इसी से हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ें, ये चीज़ आप लिख लीजिए। सौरभ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 50, जिसका मैग्नीट्यूड है 50, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जिस लाइन के साथ थीटा एंगल उधर के अलोंग कॉस थीटा, तो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल, तो इधर कितना हो जाएगा? 50 cos 30 डिग्री। और एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल? 60 डिग्री। मतलब माइनस 30 कंपोनेंट cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो दैट इज 50 साइन 30 डिग्री, दैट इज 25, दैट इज 25। इज दैट ओके? तो बस यही याद रखना है कि कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस वेक्टर का उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 90 माइनस 30 बना रहा है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 90 माइनस 30, दैट इज 50 साइन 30, और इधर 30 बना रहा है तो 50 cos 30। इज दैट ओके? इन दो कंपोनेंट को हम लोग, चूंकि ये दोनों एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा उसको
डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वेट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक ब्लॉक है किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, इसका वेट किधर लगेगा, धरती इसको किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। कितना फोर्स से खींचेगी, m इंटू जी से, m इंटू जी से, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री लेट से, ठीक। और ये इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा हुआ है। आपको हम बोल रहे हैं फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट माने mg है ना, along the inclined plane, along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane। आप बता सकते हैं क्या इस mg का इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बता सकते नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमारा ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो इसका जो इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का मतलब टुकड़ा, इसको तोड़ दिए तो इधर की तरफ टुकड़ा क्या होगा, जैसे यहाँ पे 50 का हम लोग क्या किए थे, कंपोनेंट कर दिए, तो इसको मतलब ऐसे काट देंगे, इसका मतलब कि तोड़ दिए। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 60 डिग्री है, इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, mg cos 30 कह लो या साइन, ये परपेंडिकुलर हो गया ना डायरेक्शन, ये इंक्लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, तो ये 60 डिग्री तो बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। तो सिंपली कह सकते हो mg cos 30 या cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 के बराबर भी होता है, ठीक है क्या। तो इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट हो गया mg cos 60 और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg sin 60 या cos 30, दोनों बात कह सकते हो। ये इस mg का दो टुकड़ा हो गया। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ख़त्म होता है और आज का पहला क्लास भी ख़त्म होता है। ये तीसरी ख़त्म किया जाए, चलिए ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।